दोस्तों इमेजिन करिए कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और एकदम से गाड़ी बंद पड़ जाए और फिर पता चले कि भैया इंजन जो है वो जवाब दे चुका है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ एथेनॉल ब्लेंडिंग की। हाल ही में कुछ ऐसे एक्यूजिशंस लगे हैं, एलिजिडली ऐसा सामने आ रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, क्योंकि E20 आ चुका है, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुका है, जिसके चलते इंजन में गड़बड़ होने की चांसेस हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो लगाया जा रहा है, क्योंकि E20 का मतलब है 80% पेट्रोल या फिर पेट्रोल और 20% उसमें एथेनॉल मिक्स्ड होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी वजह से माइलेज कम आएगा, तो इसका फायदा क्या होगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो टारगेट था E20 का, वो 2030 था। ये 5 साल पहले ही आ गया है, मतलब 2025 में, 5 years बिफोर द टाइम ये आ चुका है और मार्केट में भी अब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इस एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि हम हर दिन इस तरीके की न्यू अपडेट्स लेकर आपके सामने आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो 5 years बिफोर शेड्यूल ही अपने आ चुका है, क्योंकि टारगेट था कि जो E20 है वो अचीव होगा बाय 2030 अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। आज हम बायोफ्यूल्स की जनरेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। वो 5 साल पहले ही आ चुका है। जैसे कि 2013-14 में 1.5% से कम ब्लेंडेड था और फिर 25-26 में E20 मतलब 20% ब्लेंडेड एथेनॉल is already present and this is India's biggest green energy, right? अब अगर हम बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम किस चीज के अंडर है, कब आया और क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इट कम्स अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो 2018 में पुट फॉरवर्ड की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि नितिन गडकरी जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये भी एक एक पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशन है, डिबेट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो याद रखिएगा, अगर पूछी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर नहीं है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर है, राइट। अब इसके की एनर्जी पिलर्स की बात करें तो भैया ये सेंट्रल पिलर है इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन और एक बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी है। अब बात आती है कि ये बायोफ्यूल क्या है, तो इस वीडियो के आगे चल के हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये जो बायोफ्यूल है ये बेसिकली आप लगा लीजिए इट इज वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव भी मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी फार्मर्स हैं जो उनका वेस्ट है, प्राइमरीली शुगर केन हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, उसका जो वेस्ट है उसी को ही आगे प्रोसेस कर कर जो है एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो एक सेफर ऑल्टरनेटिव है, मैं एक बार फिर बता दूं, मैं सेफर ऑल्टरनेटिव की बात कर रही हूं, मैं कंप्लीटली सेफ ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रही हूं। सो ये एक सेफर ऑप्शन है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो कंपैरेटिवली लेस होगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एथेनॉल बेसिकली है क्या, तो एथेनॉल इज बेसिकली एन अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये OH है तो इट्स एन अल्कोहल एंड ऑफ कोर्स इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको। और ये बायोफ्यूल है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। और वो कहां से प्रोड्यूस होगा, जैसे कि आपके शुगर केन के मोलासिस, मतलब कि जो वेस्ट रह जाता है गन्ने का, वो हो गया आपका, मेज हो गया, राइट। इसके अलावा जो सरप्लस राइस है उससे भी बन सकता है एंड ऑफ कोर्स जितने भी डैमेज फूड ग्रेन्स वगैरह है उनसे भी आप उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है ना, इट इज हाईली वाटर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है इसकी प्रोडक्शन में, और इसीलिए कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी भी इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ जुड़ी हुई है, राइट। और ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव भी है, तो पैसा भी एक इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, वाटर इंटेंसिव है, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। और एलिजिडली ये भी सुनने में आया है, ये भी न्यूज चैनल्स और अगर आप देखें
तो उसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो जहां पे एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है वहां एलिजिडली देखा गया है कि वहां पे पॉल्यूशन की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बात आती है व्हाट इज द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो दिस इज द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। और बायोफ्यूल मतलब फ्यूल जिसको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ डिराइव कर रहे हैं, जो आपका क्रॉप हो सकता है, जो आपका एलगी हो सकता है, क्रॉप का वेस्ट हो सकता है। जब आप इन बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ फ्यूल को डिराइव करते हो उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। इसके नंबर ऑफ जनरेशन है, 4 जनरेशन है इसके, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 2018 में आया था और इसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर एथेनॉल ब्लेंडिंग आया है, जिसमें टारगेट था कि हम लोग 2030 तक 20% एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, राइट। और फिर बाय 2030 हम इसको ले भी आएंगे। लेकिन ये 5 साल पहले ही आ गया। जब पूछा गया बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स को, नितिन गडकरी सर को भी पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि भाई इतना ज्यादा वेस्ट एशिया में क्राइसिस देखने को मिला था, सो अगर ये 5 साल पहले आ गया सो इतना बड़ा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाउएवर बहुत जगहों पर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इंडिया का, उसको ब्राजील के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भी कंपैरिजन किया गया है, राइट। क्योंकि ब्राजील में जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आया था तो वो बहुत एवोल्यूशनरी इन नेचर था। उन्होंने बहुत साल लगा दिए आहिस्ता आहिस्ता एथेनॉल को इंट्रोड्यूस करने में, और जो कंटेम्पररी या फिर जो चल रहे थे व्हीकल्स उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया गया, उनको रिप्लेस किया गया बाय द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, क्योंकि वही सूटेबल है फॉर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए। और फिर जाके कहीं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि यहां पर वो चीज हमको देखने को नहीं मिली, बहुत जल्दी ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट। अब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर ऑब्वियसली क्योंकि ये बायोफ्यूल है, ये वेस्ट क्रॉप रेजिड्यू के साथ बन रहा है और वेस्ट टू वेल्थ की तरह सामने आ रहा है, तो ये एक काम कर रहा है टुवर्ड्स एडिशनल इनकम फॉर दी फार्मर्स। इसके अलावा जो आपके बायो रिफाइनरीज हैं उनको सेटअप करने के बारे में बात की गई थी अंडर द पॉलिसी। जितना हो सके उतना हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सके। जैसे अभी क्राइसिस आए थे आपके ईरान और ईरान यूएस के बीच में, जब टेंशंस बिल्डअप हुई तो हमको देखने को मिला किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस जो है वो ग्लोबली देखने को मिली। सो हम जितना ज्यादा कम डिपेंडेंट होंगे ऑन दी आउटसाइड कंट्रीज उतना ही बेटर रहेगा, और यही था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का वन ऑफ दी फीचर्स। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स जो है, ताकि यूटिलाइजेशन यूजिंग यूज्ड कुकिंग ऑयल्स एज फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, वेस्ट टू वेल्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि अगर बायो रिफाइनरीज बनेंगी, प्लांट ऑपरेशंस होंगे, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट होगी, तो ऑब्वियसली अ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल आल्सो कम। एंड these were the few features about the national biofuel policy, right? अब बात आती है ये बायोफ्यूल है किस बला का नाम। सो बायोफ्यूल, जैसे मैंने आपको बोला, इस शब्द को अगर आप 2 हिस्सों में बांटोगे तो एक है बायो और एक है फ्यूल। सो इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह मदद से जब फ्यूल को डिराइव किया जाता है उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं, राइट। सो इंडियाज एथेनॉल टुडे इज मोस्ट फर्स्टली एंड सेकेंड जनरेशन। अब ये जनरेशन क्या है? 4 जनरेशन है, जनरेशन 1, 2, 3 एंड 4। जनरेशन 1 बायोफ्यूल जो है वो बेसिकली एडिबल क्रॉप्स के साथ थी। एडिबल मतलब जिनको आप खाते हो, मतलब फ्यूल्स फ्रॉम फ्रूट क्रॉप्स, डायरेक्टली वहीं से ही फ्यूल को डिराइव किया जा रहा था। अब फर्स्ट जनरेशन के साथ इशू ये था कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था रिगार्डिंग फूड वर्सेस फ्यूल, कि जो खाने की चीजें हैं उससे हम फ्यूल बनाएं या अपनी फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन। आपको आपके किसी भी एग्जाम, अगर आप जेके एसएसबी की कर रहे हो, जेके पीएससी की कर रहे हो, सेंटर की कर रहे हो, स्टेट की तैयारी कर रहे हो, ये जनरेशन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये था नॉन एडिबल। नॉन एडिबल मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे शुगर केन का वेस्ट हो गया, बच गया पीछे, उसका आपने फ्यूल बना दिया। अब जैसे कि इससे ये भी कहा जा रहा है कि स्टबल बर्निंग जो है उसको हम बहुत हद तक
रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन एडिबल है, जिसको आप खा नहीं सकते। जो वेस्ट हो गया है, आपने उसी वेस्ट का इस्तेमाल किया है और आपने फ्यूल को जेनरेट किया है। थर्ड जनरेशन आता है जिसमें एल्गी बेस्ड फ्यूल बनता है, मतलब एल्गी से ही आप फ्यूल को डिराइव करोगे। और जो फोर्थ जनरेशन आता है वो बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए, विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेएमओस, उनकी मदद से जब आप फ्यूल को जेनरेट करोगे वो बनेगा फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी फर्स्ट और सेकंड में ही है, क्योंकि नॉन एडिबल से ही हमारा एथेनॉल निकला हुआ है। सो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन तक ही इंडिया अभी तक पहुंच पाया है। थर्ड जनरेशन के ऊपर अभी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी काम कर रही है, R&D चल रही है, लेकिन फोर्थ के ऊपर अभी तक हम पहुंचे नहीं है। सो इंडिया अभी कहां तक पहुंचा है? फर्स्ट सेकंड तक पहुंचा है। थर्ड के ऊपर और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और R&D करने की जरूरत है, और फोर्थ वाला भी काफी दूर है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड दीज आर द 4 जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में आता है, राइट। अब आता है, लाइक आई सेड, कि कितने साल पहले आ गया है, तो 2013 और 14 के आंकड़े देखोगे आप तो ये 1.5% था, और 25-26 तक आते आते ये 20% ब्लेंडेड हो चुका है, राइट। 5 years बिफोर द शेड्यूल आ चुका है ये, राइट। अब बात आती है कि इसमें क्यों ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा रीजन जिसके लिए ये जरूरी है दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे कि वेस्ट एशिया में कोई इशू आ जाए, अभी जैसे मैंने बताया ईरान और यूएस के बीच में इशू आया, तो पूरा ग्लोबल एनर्जी जो है वो, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड जो है वो, उसके पूरे आंकड़े बदल गए, और हमने देखा कि कितना ज्यादा जो है एनर्जी क्राइसिस इट वाज फेस्ड बाय द कंट्री, राइट। सो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एथेनॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो हमारे बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर हमारे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। सो इट विल रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट्स, राइट। अब इंडिया कितना इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल? तो क्रूड ऑयल की बात करें तो 85.5% ऑफ द क्रूड ऑयल तो इंडिया बाहर से लाता है, मतलब इंपोर्ट करता है। और अगर हमारे ही यहाँ पे मिक्सिंग शुरू हो जाएगा, हमारे ही यहाँ पे अगर हम लोग खुद फ्यूल को बनाने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम हमारे को एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बाहर से सामान ला रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने पैसों में तो नहीं लाएंगे ना, हम लोग उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं। सो अगर जितना हम इंपोर्ट को कम कर पाएंगे, उतना ही हमारा जो फॉरेक्स का बर्डन है, जो हमको पैसे देने पड़ते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक सेफर ऑप्शन है। अगर हम बात करें तो कार्बन एमिशन कितना होता है, तो भैया 50% तक जो होता है एक 2 व्हीलर के द्वारा होता है, एंड 30% जो होता है 4 व्हीलर के द्वारा होता है। और अगर हम ब्लेंडेड पेट्रोल डालेंगे या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एमिशंस भी रिड्यूस कर जाएंगे। सो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, वेस्ट से वेल्थ बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है। जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, जैसे हमने बोला कि बायोफ्यूल रिफाइनरीज बनेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगा। एंड ऑफ कोर्स एक हाई परफॉर्मेंस फ्यूल भी जनरेट होगा। अब ये कितना हाई परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो आपके पास यूएस एक एग्जाम्पल है जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करता है। ब्राजील हमारे पास एक जबरदस्त एग्जाम्पल है जो बायोफ्यूल लाइक एथेनॉल का इस्तेमाल करता है। और ऑफ कोर्स इंडिया भी जो है वो E20 पर पहुंच चुका है। लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स, मतलब कि इसके साथ इश्यूज बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है, अभी आप देख भी रहे होंगे नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, इतने ज्यादा मीम्स इसके ऊपर बन रहे हैं। द रीजन इज कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी E85 के ऊपर, जिसमें 85% एथेनॉल ब्लेंडेड था। हाउएवर वो पैन इंडिया पे रिलीज नहीं हुआ है, वो आपका महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर इन जगहों पे E85 भी मिल रहा है। मतलब एथेनॉल 85% और जो रेस्ट परसेंटेज आ गई आपकी 15% की, वो पेट्रोल है। लेकिन वो हर व्हीकल के लिए लागू नहीं होता।
वो लगता है सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर, राइट। अब E20 क्योंकि ये रिलीज हो चुका है, ये अब अवेलेबल भी हो जाएगा, तो उस केस में भी क्या सारे के सारे व्हीकल्स कंपैटिबल हैं? तो ये एक सबसे बड़ा इशू है व्हीकल कंपैटिबिलिटी का, कि अगर कुछ टाइम इस्तेमाल करने के बाद अगर हम आपके जो इंजन है वो खराब होना शुरू हो जाए, तो ये एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एथेनॉल ब्लेंडिंग। सो जो ओल्डर व्हीकल्स हैं दे आर नॉट डिजाइंड इन अ वे कि वो एथेनॉल के साथ कंपैटिबल होंगे, तो उनके साथ क्या होगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एथेनॉल की माइलेज बड़ी कम है भाई, इन कंपैरिजन टू दूसरे वाले फ्यूल के कंपैरिजन में एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का माइलेज कम है। द रीजन इज कि एथेनॉल का लो कैलोरीफिक वैल्यू है दैन पेट्रोल। अब लो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो उतना ज्यादा आउटपुट मिलता है। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 यूनिट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लिया और 100 यूनिट ऑफ पेट्रोल लिया, पेट्रोल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तो ये 100 यूनिट में ज्यादा माइलेज दे पाएगा। ऑन द अदर हैंड एथेनॉल उतने ही सेम यूनिट ऑफ ब्लेंडेड पेट्रोल में उतनी माइलेज दे नहीं पाएगा। तो अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता है लेकिन उसकी माइलेज ही कम है, तो कहीं ना कहीं ये हिसाब बराबर ही कर देगा, और ऊपर से इंजन खराब होने की डाउट भी है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज, एथेनॉल के प्रोडक्शन में अ लॉट ऑफ वाटर इज यूज, सो इट इज हाईली वाटर इंटेंसिव। इसको बनाने में एनर्जी का भी इस्तेमाल होगा और इसको बनाने में वाटर का भी बड़ा इस्तेमाल होगा, और इसके साथ एथेनॉल जो है इट इज हाईली कंबस्टिबल ऑल्सो। तो इसका अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो ये कंबस्टिबल है, ये जल भी सकता है। सो इसका लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जब हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़ी सारी शुगर मिल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो लैक करती हैं टू इन्वेस्ट इन द बायोफ्यूल प्लांट्स, तो इसीलिए बहुत कम प्लेयर्स ही होंगे मार्केट में अवेलेबल जो इसके साथ डील कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स बैरियर टू इंटरस्टेट मूवमेंट, जैसे कि आपका जो एथेनॉल ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सिर्फ 14 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स क्वेश्चनेबल कि भाई पैन इंडिया लेवल पे या इंटरस्टेट मूवमेंट कैसे होगा इसका। एंड ऑफ कोर्स हमारी फूड सिक्योरिटी पर तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 दोनों में ही फॉल करता है। सो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को भी ये चैलेंज करता है, बट नॉट मेजरली, सेकेंडरी तरीके से करता है, क्योंकि मेजरली तो ये नॉन एडिबल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। अब इसके अलावा लैंड एंड वाटर, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, मोर एंड मोर पीपल विल बी इंक्लाइंड कि हम जितना हो सके उतना बायोफ्यूल बनाने में इन्वेस्टमेंट करें रादर देन फूड, तो ये आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इंटेंसिव वाटर यूज, जैसे आप देखो, आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो है कितना कम वाटर स्टोरेज ही रह चुका था, राइट। सो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज कि भाई वाटर जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सॉइल की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स राइजिंग क्रॉप इंपोर्ट बिल्स, जैसे कि मेज डाइवर्जन टू एथेनॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉडर कॉस्ट, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग और ये सब के इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कंसर्न्स रिगार्डिंग द बायोफ्यूल या फिर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स है, E15 एथेनॉल 15% तक ब्लेंडेड है, और ब्राजील जो है उसका E27 आ चुका है और 30% इनका टारगेट है, और इंडिया ने E20 ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जबकि ब्राजील ने अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया था एथेनॉल ब्लेंडिंग को 1931 में, और अभी की अगर हम बात करें तो इट हैज, और अभी तक ये सिर्फ 30% पे पहुंचे हैं, जबकि हमने 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई और 2025-26 में इसको लागू भी कर दिया है। अब अगर हम ब्राजील के साथ कंपैरिजन करें तो ब्राजील ने पहला एथेनॉल ब्लेंडिंग लॉ 1931 में लाया था, राइट। फिर इसके बाद 75 में इन्होंने
जो है, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गए हुए थे, सो इन्होंने इसको जो है वो और ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया। और फर्स्ट एथेनॉल पावर्ड कार 1979 में आई, मतलब 31 में बात हुई है और 79 में जाकर पहली जो है एथेनॉल पावर्ड व्हीकल आया। 2003 में इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का मतलब वो हो गया जो जिनका इंजन सेफ है फॉर द ब्लेंडेड पेट्रोल, जो हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। जो न्यू कार्स आ रही हैं दैट आर ऑब्वियसली फ्लेक्स फ्यूल्स के साथ ही हम ऐसा मान रहे हैं कि वो सक्षम होगी उनको इस्तेमाल करने के लिए, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। 2017-19 की बात करें तो इन्होंने हाइब्रिड फ्लेक्स कार्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। 2017 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है इन्होंने पास किया। 2024 में इन्होंने जो है पासिंग ऑफ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर एंड एक और प्रोग्राम जो है इन्होंने पास किया। फिर 2025 में जाके तब जब इन्होंने हाइब्रिड कार्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद कहीं जाके इन्होंने E27 को मैंडेटरी बनाया और इनका टारगेट है कि हम इसको 30% तक लेकर जाएंगे। लेकिन हमने 18 में लॉन्च किया और 2025-26 में इसको यूज करने के लिए आगे छोड़ दिया है। इररिस्पेक्टिव, ये बिल्कुल नहीं देखते हुए कि क्या हमारे गाड़ियों के इंजन सक्षम है या नहीं है, और इसके आगे बहुत ज्यादा जो है अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर R&D होना बाकी है, तभी हम कुछ बता सकते हैं। वरना अभी तक तो जो चीजें बोली जा रही हैं रिगार्डिंग द इंजन क्राइसिस, रिगार्डिंग द माइलेज क्राइसिस, दीज आर ऑल एलिजेड। ये सिर्फ बोली जा रही हैं, ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो विद द पीरियड ऑफ टाइम ही हमको पता चलेगा। आई होप कि आपको ये जो पूरा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो समझ आया होगा। आई होप कि ये जो पूरा का पूरा जो चल रहा है डिबेट ऑनलाइन, कुछ रील्स में तो ये भी हम देख रहे थे एज अ फनी वीडियो की इंजन में मकोड़ियां घुस जाएंगी, चींटियां आ जाएंगी, वो सब बकवास है क्योंकि दिस इज एन अल्कोहल, ये शुगर डिराइव्ड है लेकिन शुगर नहीं है, सो दैट इज बकवास। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं उनके ऊपर अभी बात करना बाकी है क्योंकि R&D होना बाकी है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको किसी भी अगर एग्जाम के रिलेटेड कोई मेंटोरशिप चाहिए या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं फॉर एनी मेंटोरशिप या फिर फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज और कोर्सेज। आप लोग या तो हमारे नंबर्स पे कॉल करिए या तो हमारे गूगल फॉर्म को फिल करिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।